सर। डियर फ्रेंड्स, ब्रदर एंड सिस्टर, मैं यशवंत कुमार दीपक आपके लिए बीपीएससी एवं यूपीएससी के सिलेबस पर आधारित मानव विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एवं बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। अगर आप मेरे वीडियो को लगातार देखेंगे तो मानव विज्ञान से संबंधित 80% प्रश्नों का उत्तर देते समय इस बेसिक कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होगी। आशा करता हूँ कि आप इसे अवश्य लाभान्वित होंगे। ठीक है, मेरे चैनल को अवश्य लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करें ताकि मैं आपके लिए आगे इस तरह की सेवा देता हूँ। मैं स्टार्ट करता हूँ मानव विज्ञान की एक छोटी सी परिभाषा से। मानव विज्ञान की परिभाषा है जो प्राय सभी जानते हैं और इसे शुरू करते हैं। मानव विज्ञान की परिभाषा तो आप लोग जानते ही होंगे जिन्होंने मानव विज्ञान दिया है सब्जेक्ट ऑप्शन में यूपीएससी या यूपीएससी में। मानव के समस्त व्यवहारों का अध्ययन है। मानव विज्ञान मानव के समस्त व्यवहारों का अध्ययन है। ऐसी स्थिति में समस्त व्यवहार को ये करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। समस्त व्यवहार का मतलब होता है जिससे हम अपने जीवन में किस किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। पहला व्यवहार है कि सामाजिक व्यवहार। हम अपने जीवन में मुख्य रूप से इन व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। पहले सामाजिक व्यवहार है, आर्थिक व्यवहार, राजनीतिक व्यवहार, सांस्कृतिक व्यवहार, धार्मिक व्यवहार, मनोवैज्ञानिक व्यवहार। हम अपने जीवन में इन 6 प्रकार के व्यवहार को करते हैं: सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और मनोवैज्ञानिक। और समाज के अंदर हम लोग समाज के विभिन्न प्रकार के व्यवहार को करते हैं और जीवन यापन के लिए आर्थिक व्यवहार करते हैं। और हम जिस संरचना में जीते हैं, जिस देश में या परिवार में, उसकी भी एक राजनीतिक संरचना होती है, इसको उस प्रकार का भी व्यवहार करते हैं। और इसके बाद है सांस्कृतिक व्यवहार। हम जो भी जीवन जीते हैं वो किसी न किसी रूप में प्रथा एवं परंपरा, लिखित एवं लिखित एवं उल्लिखित संविधान के आधार पर होती है। इसलिए इस तरह से हम लोग सांस्कृतिक व्यवहार भी करते हैं। और अपने मनोविज्ञान की संतुष्टि के लिए, विशेष परिस्थिति में अपने आप को सुरक्षित करने के लिए धार्मिक व्यवहार भी करते हैं जिसमें किसी धर्म से जुड़े हुए। मनोविज्ञान का मतलब है कि हम मानसिक संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवहार करते हैं, इसलिए मनोवैज्ञानिक व्यवहार करते हैं। हमारा जीवन इन प्रकार 6 प्रकार के व्यवहार से प्रभावित होता है। मानव के समस्त व्यवहारों का अध्ययन मानव विज्ञान है। ऐसी परिस्थिति में हर एक मानव किसी न किसी रूप में मानव विज्ञान से जुड़ा हुआ है, चाहे वो किसी जाति धर्म से बिलोंग करता हो या देश के किसी भी कोने पर रहता हो, लेकिन वो मानव विज्ञान पर निश्चित रूप से किसी न किसी रूप से वो संबंधित है। हम शुरू करेंगे, हमारा जो चैप्टर आया है आज हम शुरू किए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। मानव विज्ञान के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। अगर आप इस चीज़ को अच्छे तरह से समझ लेंगे तो आपको एंथ्रोपोलॉजी के 80% प्रश्नों का उत्तर करने में कोई कठिनाई नहीं होगी और आप आराम से उस प्रश्नों का उत्तर कर सकेंगे, ये मेरा दावा है। ऐसी परिस्थिति में हमने यहाँ पर लिखा है एक बिंदु: संस्कृति, सभ्यता, संस्कृतिकरण और संस्कृति संपर्क। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में आप संस्कृति बहुत सारे ऐसा कई बार हुआ है जब हम किसी किताब की दुकान पर गए या कहीं गए हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट मैं देखता हूँ वो एंथ्रोपोलॉजी का किताब खरीदते हैं और उन्हें बहुत जगह पढ़े भी होते हैं, लेकिन जब उससे कुछ प्रश्न करते हैं कि बच्चे को कि भाई आप संस्कृति की क्या किस रूप में परिभाषित करेंगे, क्योंकि संस्कृति अगर हम नहीं समझते हैं तो मानव विज्ञान को ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना और उसके बारे में बात करना बेकार है। उसके बिना मानव विज्ञान का ये नहीं किया जा सकता, कल्पना नहीं किया जा सकता। हमें संस्कृति को समझना, हमारा जो भी व्यवहार है सब संस्कृति से किसी न किसी रूप से रिलेटेड है। संस्कृति है, सभ्यता है, संस्कृतिकरण है, दोनों एक जैसा लगता है और संस्कृति संपर्क ये भी एक ही जैसा लगता है। और बहुत सारे स्टूडेंट इस बिंदु को कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं इन चीज़ को पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। ये चारों 4 चीज़ें, ठीक है। तो एक पहला है संस्कृति। संस्कृति को समझना है।
संस्कृति है मानव की आवश्यकता है, संस्कृति का विकास हुआ है मानव की आवश्यकता को लेकर। भाषा भी हमारी संस्कृति है और हम की आवश्यकता के लिए अपने भावनाओं को संप्रेषण के लिए भाषा का विकास किया, लिपि का विकास किया। इसलिए संस्कृति का सिंपल एक फार्मूला है, एक मतलब सिंपल सा उसका परिभाषा है, उसको याद रखना बहुत जरूरी है। वो है कि मानव ने अपने शारीरिक तथा मानसिक आवश्यकता के पूर्ति के लिए जितने भी भौतिक एवं अभौतिक संसाधनों का विकास का, वे सभी संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। भौतिक संसाधन का तात्पर्य है, भौतिक वस्तुओं का तात्पर्य है कुर्सी, बेंच, टेबुल, बर्तन, घोड़ा गाड़ी, कार, ये सब हमारे भौतिक संसाधन जिसको लोग देख सकते हैं, इसका विकास किया। और भौतिक संसाधन का तात्पर्य है जैसे प्रथा, परंपरा, धर्म, रीति रिवाज, ये सब अपने आप को समाज में कैसे रहना, कैसे अपने आप को देश में, समाज में नियंत्रित करना, नियंत्रित व्यवहार करना है, उसके लिए हमने अभौतिक संसाधन का निर्माण किया। सब हमारे संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पर समझ रहे हैं दो प्रकार के हैं, शारीरिक एवं मानसिक आवश्यकता की पूर्ति की। धर्म भी हमारी मानसिक आवश्यकता को पूर्ति करता है। जब हम विपत्ति में होते हैं तो हम भगवान को याद करते हैं या जो चीज़ धर्म से रिलेटेड है उसको याद करते हैं, उससे हमको मानसिक सुरक्षा मिलती है। इसलिए धर्म को हम लोगों ने विकास किया। इसलिए कहा जाता है कि धर्म भी हमारी संस्कृति का ही अंग है। जितने भी भौतिक में भौतिक संसाधनों का विकास किया वो सभी संस्कृति हैं। ऐसी स्थिति में अब है सभ्यता। सुनने में, बोलने में, चालने में बहुत लोग संस्कृति और सभ्यता को एक ही जैसा मानते हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। दोनों दो चीज़ है, एक कल्चर है, एक सिविलाइजेशन है। कल्चर है, एक सिविलाइजेशन है, सभ्यता। सभ्यता में क्रमिक विकास पाया जाता है। भौतिक संसाधन में जब क्रमिक विकास होने लगता है उसको सभ्यता का नाम दिया गया है। पहले हम शुरू में बैलगाड़ी करते थे, आज हम वायुयान पर चढ़ते हैं, ये सभ्यता का सूचक है। संस्कृति तो पहले भी 7 फेरा लेते थे लोग और शादी करते थे, आज भी वही 7 फेरा लेते हैं, सब करते हैं। संस्कृति में बदलाव को लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं जल्दी से, है ना। लेकिन सभ्यता में बदलाव को आसानी से एक्सेप्ट कर लेती है। ये अंतर है, बेसिक चीज अंतर है सभ्यता और संस्कृति में। वायुयान में लोग आराम से चढ़ जाएंगे, लोग कहेगा शादी के बाद सिंदूर नहीं लगाओ, चूड़ी नहीं पहनो, तो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कहेंगे नहीं हमारा प्रथा परंपरा। ऐसी परिस्थिति में संस्कृति और सभ्यता के भी यही एक अंतर है कि जो संस्कृति का भौतिक पक्ष है, जब उसमें क्रमिक विकास पाया जाता है तो सभ्यता का रूप धारण कर लेता है। तो हम समझते हैं कि ये मैं अलग अलग चैप्टर में अलग अलग बातों का अलग अलग रूप से इसको समझाऊंगा। ये एक बेसिक चीज़ यही चीज़ है और ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं। ये आगे चल के जो भी चैप्टर आएगा, विवाह आएगा, परिवार आएगा, नातेदारी आएगा और सारे चैप्टर हैं, उन सब में संस्कृति, सभ्यता, सब चीज़ का जिक्र है। हर एक चैप्टर में इसका जिक्र है। अब आता है संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण क्या है? सुनने में एक जैसा लगता है, संस्कृति और संस्कृतिकरण एक ही जैसा लगता है, जबकि एक जैसा नहीं, दोनों। संस्कृतिकरण क्या है? ये एक प्रोफेसर श्रीनिवास थे, उनका कॉन्सेप्ट है। बिहार के भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारतीय परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बहुत अध्ययन का आधार है कि इस शब्द की रचना की है, संस्कृतिकरण। यह एक फुल क्वेश्चन भी आता है, ये इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। लेकिन अभी आपको अंतर समझाना है, इसलिए थोड़ा परिभाषा आपको बताएंगे। संस्कृतिकरण क्या है? संस्कृतिकरण हमने पहले भी बताया है कि मानव इतने प्रकार का व्यवहार करता है और कोई भी मानव एंथ्रोपोलॉजी से बाहर नहीं है। पूरे पृथ्वी का मानव एंथ्रोपोलॉजी से बाहर नहीं है। अगर आप अच्छे से एंथ्रोपोलॉजी पढ़ोगे तो आपको हर मानव में एक एंथ्रोपोलॉजी दिखाई पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हम इस प्रकार का व्यवहार करते हैं और कोई धर्म, समुदाय और जाति का आदमी है जो इतने प्रकार का व्यवहार नहीं करता हूँ, सभी इस तरह का व्यवहार करता है। इतना व्यवहार सभी में है, इसलिए सब आदमी क्या है, मानव विज्ञान से संबंधित है किसी न किसी। इसीलिए मानव के समस्त व्यवहारों का अध्ययन ही मानव विज्ञान है। अब यहाँ हम लोग संस्कृति की चर्चा कर रहे थे। ये संस्कृतिकरण क्या है? संस्कृतिकरण का एक परिभाषा है, एक साधारण सा परिभाषा है, सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया, सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया।
संस्कृति से सांस्कृतिक आया, ठीक है। संस्कृति जैसे घड़ी हमारा संस्कृति है, तो सांस्कृतिक तत्व इसके क्या हो, एक सुई हो जाएगा, एक बटन हो जाएगा, या इसमें जो भी है ना, ये तो सांस्कृतिक परिवर्तन, जो सांस्कृतिक तत्व है उसका परिवर्तन होता है। संस्कृतिकरण सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया है, जिसमें प्राय निम्न जाति के लोग अपने से उच्च जाति, यहाँ कोई जाति का नाम नहीं लिखे, निम्न जाति कंपैरेटिवली कोई किसी से ऊपर नीचे हो सकता है, यहाँ पर कोई छुआछूत वाली बात नहीं है। मैं आगे इसको बताऊंगा, छुआछूत की बात नहीं है, ये कल्चर की बात है, कौन किसकी कल्चर को अपना रहा है। तो सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया है, जिसमें प्राय निम्न जाति के लोग अपने से उच्चतर, जो उससे कंपैरेटिवली उच्चतर जो वहाँ पे जाति है, उसका रहन सहन खान पान, इसको अपनाना ही संस्कृतिकरण कहते हैं। ऐसा होता है, लोग जो है सो कहीं ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, ऐसा भी देखा गया है, बॉम्बे जा गए, चंदन टीका लगा करके किसी मंदिर के आगे बैठ गए, इसके बाद अपने आप को सुख में करने लगे कि मैं ब्राह्मण जाति से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। वो एक संस्कृतिकरण की प्रक्रिया, ऐसी आम चीज़ें हैं जो आपको देखने के लिए मिलेगी। और ये व्यवहारिक है, एंथ्रोपोलॉजी कंपनी 100% व्यवहारिक है। रोज आप देखेंगे कि आपके आगे कौन कौन सा सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहा है, कौन किसको एडॉप्शन कर रहा है, कौन, हम अंग्रेज का भी एडॉप्शन हुआ है, लेकिन उसको संस्कृति नहीं कहते हैं, उसको पश्चिमीकरण कहते हैं। अंग्रेज आया, हमको जो है सो जूता पहन के खाना खाने के लिए सिखा दिया, जबकि हमारी संस्कृति कहती है कि जूता खोल करके नीचे जो है सो बिछा करके हम लोग खाना खाते थे। लेकिन अब हम लोग क्या, चेयर पर बैठ के खाना खाते हैं, डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हैं, पॉप संगीत सुनते हैं, ये सब क्या है, पश्चिमीकरण है। ये पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित होकर के भारतीयों ने अपनी संस्कृति को छोड़ के जो उसको अपना लिया, वो पश्चिमीकरण हो गया, वेस्टर्नाइजेशन है। और एक शब्द आगे जाके सुनेंगे, वेस्टर्नाइजेशन और आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन। लोग कहते हैं फलाना आदमी मॉडर्न, जींस पैंट पहन लिया मॉडर्न हो, लेकिन वैसी बात नहीं है, वो पश्चिमी सभ्यता है। जींस पहनना पश्चिमी सभ्यता की थी, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन क्या है, आधुनिक विचार, आधुनिक मानवता विचार ही मॉडर्नाइजेशन। आप आधुनिक मानव हो, इट मीन्स कि आपका विचार बहुत उच्च स्थिति का है, ठीक है। ये चीज हो गया आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण। तो हम संस्कृतिकरण की चर्चा, इसकी और आगे चर्चा करेंगे, आगे इस पर एक चैप्टर है और बहुत लंबा है, इस पर अच्छे से बात करेंगे। अभी हम चर्चा कर रहे हैं संस्कृतिकरण क्या है। संस्कृतिकरण सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया है, जिसमें प्राय निम्न जाति के लोग अपने से उच्चतर जाति के लोगों का रहन सहन खान पान प्रथा परंपरा इत्यादि का अनुसरण करते हैं। और इतना ही नहीं, आगे चल के कुछ जनरेशन के बाद, आगे जाके कुछ जनरेशन के बाद वो अपने आप को उच्च जाति का भी मानने लगते हैं और कहते हैं हमारे वंशज राजपूत चौहान थे। जैसे उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी भागों में पाए जाने वाले चमार और नोनिया जनजाति के लोग, आप पढ़िएगा, अपने आप को राजपूत चौहान बताते हैं, किताब में लिखा हो, आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस ढंग से होता है। तो अभी मैंने बताया था कि आप कोई आदमी बाहर जा करके किसी शहर में अनजान बनकर चंदन टीका लगा कर बैठ जाएगा तो उसको लोग नहीं समझेगा, तो किस ये संस्कृतिकरण हो गया। आप संस्कृति में देखा, संस्कृतिकरण और ये संस्कृति और संस्कृतिकरण दोनों दो चीज है, ठीक है। अब है संस्कृति संपर्क। अब संस्कृति संपर्क क्या है? सिंपल सी बात है, जैसा कि लिखा हुआ है, एक संस्कृति का दूसरे संस्कृति संपर्क में आना। 1600 ईस्वी के बाद जब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, भारत में धर्म गुरु ने प्रवेश किया, ईसाई धर्म, वो जो थे लोग वो सब प्रवेश किए। तो उन्होंने क्या किया, उसकी संस्कृति थी। कौन आया भारत में सबसे पहले? वो लोग क्या किया, वो लोग पहले ईसाईकरण किया। संस्कृति संपर्क का मतलब 3 अर्थ होता है। ईसाईकरण, उसके बाद क्या हुआ, अंग्रेज लोग आया तो क्या किया, औद्योगिकरण हुआ 18वीं शताब्दी में।
औद्योगिकरण के कारण क्या हुआ? उस क्षेत्र में नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। नगरीकरण के पश्चात क्या हुआ उस स्थान पे? बाजारीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। ठीक है। और क्या हुआ? और क्या किया उन्होंने? अपने कंपनी में नौकरी देने के लिए उसको एक अंग्रेजी माइंड आदमी की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया। तीन चीज को मिला करके संस्कृति संपर्क का बात। अब आप यहाँ पे देखें कि संस्कृति, सभ्यता, संस्कृतिकरण और संस्कृति संपर्क, ये खास कर ये तीन चीज, संस्कृति, संस्कृतिकरण और संस्कृति संपर्क, एक जैसा लगता है और स्टूडेंट यहीं पर गलती करते हैं। प्रश्न की दिशा आंसर की दिशा बदल जाती है लिखते लिखते, निष्कर्ष नहीं मिलता है, क्योंकि इस तीनों का अंतर पता नहीं होता है और उस प्रश्न में क्या कंटेंट्स होना चाहिए इससे वो भटक जाते हैं। ठीक है। जनजाति प्रश्न आता है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बराबर पूछता है जनजाति एवं संस्कृति संपर्क, एक पेज लिखने में प्रॉब्लम्स हो जाता है, लोग नहीं लिख पाते हैं। लेकिन अगर आप इसका कॉन्सेप्ट आपके पास रहेगा, ईसाईकरण, औद्योगिकरण, नगरीकरण, बाजारीकरण और अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार, तो इसके कारण क्या जनजातियों पर प्रभाव पड़ा, कैसे कैसे परिवर्तन हुआ, कौन कौन समस्या उत्पन्न हुई, तो आपको 10 पन्ना भी लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये चीज को समझना, और ये हर प्रश्न 80% जो है सो प्रश्न में यही सब चीज। तो एंथ्रोपोलॉजी की तैयारी बहुत आसान है, बशर्ते उसको अच्छे से समझा जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। और हम लोग अलग अलग चैप्टर में इस सबको विस्तार से पढ़ेंगे, ये करेंगे। और हम आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पर। अगले वीडियो में हम इसको जो कंटिन्यू करेंगे। I will continue. I will continue after from next video. For the next video. मैं आ रहा हूँ फिर से दोबारा।